तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्पेसिफिक रोटेशन का मैंने डिफिनीशन बताया था, फिर उसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे तुम उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उसी को लेकर हमने आया है आज इस लेक्चर में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, और भी क्वेश्चन है। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 1 बाय 1 डिस्कस करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। तो देखो, जब क्वेश्चन दिया रहता है तो फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उसका फॉर्मूला क्या है सॉल्व करने का। इन 2 चीजों का अगर तुम कंसंट्रेट हो गए तो क्वेश्चन इजी वे में कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इस सोल्यूशन है कंपाउंड 30 ग्राम पर 100 ml। 30 ग्राम पर 100 ml दिया है, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यानी कह सकते हो डेंसिटी दिया हुआ है। 30 ग्राम पर 100 ml सोल्यूशन है। कह रहा है कि मेजर रोटेशन जो है, यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है क्या, अल्फा ऑब्जर्व। कितना दिया है बेटा, +15 डिग्री। +15 डिग्री यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में है। फिर क्या आ रहा है कि 2 डेसीमीटर लॉन्ग सैंपल ट्यूब, यानी हमको L दिया हुआ है, L दिया है 2 डेसीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन यानी 30 ग्राम। C जो दिया हुआ है हमारे पास, C जो दिया हुआ है वो 30 ग्राम पर 100 ml, यानी इसको 0.3 ग्राम पर ml कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब हमारा जो फॉर्मूला है, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ यानी सोडियम डी लाइट जो भी यूज करते हो, तो अल्फा ऑब्जर्व अपॉन क्या होता है बेटा, L इंटू सी, ठीक है। यानी इसमें पुट कर दो वैल्यू को। अल्फा ऑब्जर्व कितना है बेटा, 15 डिग्री प्लस वैल्यू है। L कितना है 2 डेसीमीटर इंटू सी कितना है 0.3, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 25 प्लस 25, यानी इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या है, +25 डिग्री। तो इस तरह से L मैंने फॉर्मूला बताया था, L क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्या है, कितना इजी तो दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज +20 डिग्री, यानी अल्फा जो ऑब्जर्व्ड है वो दिया है +20 डिग्री एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ जो दिया है 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वो क्या दिया है बेटा, 0.4 ग्राम पर ml, यानी डेंसिटी हमको कितना दिया है 0.4 ग्राम पर ml, यानी कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.4 ग्राम पर ml। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, तो कर दो, स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहा है तो स्पेसिफिक रोटेशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, या वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन L इंटू सी। अल्फा ऑब्जर्व्ड कितना दिया है बेटा 20, ठीक है। और तुमको ये प्लस फॉर्म में है, यानी प्लस ही आएगा हमारा आंसर। L 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर यानी कि हम इसको डेसीमीटर में रखेंगे, ठीक है बेटा, डेसीमीटर में रखेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर। कौन लेंथ जो है डेसीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, यानी यहां की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.4,
यानी इसको 200/4 यानी क्या कर सकते हो 50 डिग्री प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस में था। तो इस तरह से कितना इजी क्वेश्चन आते हैं एक नीट के एग्जाम में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू दिया रहेगा। एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अल्फा पाइनिन एक कंपाउंड है, पाइनिन हैज स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 51.3 डिग्री, ठीक है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 51.3 है। कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ अल्फा पाइनिन कंटेनिंग बोथ द इनेंशियोमर वाज फाउंड टू हैव स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू अल्फा 20 डिग्री पे है 30.8, द परसेंटेज ऑफ प्लस एंड माइनस इनेंशियोमर इज। यानी कह रहा है क्या कि हमको दिया हुआ है जो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमको प्लस और माइनस फॉर्म को निकालना है इनेंशियोमेरिक में। यानी कि प्लस और माइनस यानी डेक्स्ट्रो और लिबो को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट इसमें क्या है डेक्स्ट्रो होगा और कितना परसेंट लिबो होगा, ठीक है। यानी प्लस और माइनस कंपोजिशन बताना है। तो देखो बेटा इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि डी फॉर्म में है अल्फा पाइनिन जो प्योर डी फॉर्म में है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि इनेंशियोमर यानी डी और एल फॉर्म में है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ डी एंड एल फॉर्म क्या होगा सैंपल में, ठीक है। यानी एक फॉर्मूला देखो होता है इनेंशियोमेरिक एक्सेस और इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी, ठीक है। दोनों ही सेम है। होता क्या है कि अल्फा ऑब्जर्व अपॉन अल्फा प्योर, यानी कि सॉल्यूशन यानी प्योर का यानी कि जो मिक्सचर का दिया हुआ है, कह रहा है कि बोथ कंटेनिंग वाज फाउंड टू हैव स्पेसिफिक रोटेशन, जो मिक्सचर का अल्फा दिया हुआ है और अल्फा किसका प्योर फॉर्म का। तो प्योर हमारा क्या है ये डी फॉर्म वाला, डी फॉर्म का दिया हुआ है अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन इतना, और ये पूरे सॉल्यूशन का दिया हुआ है यानी पूरे सैंपल का दिया हुआ है। यानी दूसरे वे में कह सकते हो इनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब होता है सॉल्यूशन का जो पूरा दिया हुआ मिक्सचर का अपॉन प्योर का। तुमको अगर ऐसे याद करना है यानी इनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब पूरे जो मिक्सचर दिया है उसका अल्फा अपॉन प्योर का अल्फा, उसी को बोलते हैं क्या इनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो पूरे दिया हुआ है बोथ द इनेंशियोमर वाज फाउंड टू हैव स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू कितना है 30.8, यानी मिक्सचर का दिया हुआ है 30.8, यानी कि ये लिखोगे सॉरी यहां पे होता है इनटू 100, ठीक है। यानी अगर इसमें पुट करोगे तो हमको क्या ये मिक्सचर का दिया हुआ है और प्योर फॉर्म यानी डी फॉर्म का दिया हुआ है अल्फा रोटेशन 51.3, ठीक है। यानी प्योर फॉर्म की बात करोगे तो प्योर फॉर्म का दिया हुआ है यानी मिक्सचर का दिया हुआ है 30.8 इंटू 51.3 इंटू 100, ठीक है बेटा। इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 60%, यानी कि ऑप्टिकल प्यूरिटी यानी जो डी फॉर्म था जिसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना था, उस डी फॉर्म जो है ऑप्टिकल डी फॉर्म जो है वो 60% है। यानी कि 100% मिक्सचर का है, 100 में 60% डी फॉर्म में इनेंशियोमेरिक एक्सेस, यानी कि एक इनेंशियोमर जो है वो एक्सेस में है। यानी ऑप्टिकल प्यूरिटी 100% में 60% ये डी वाला है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि इस 100% जो हमारा सैंपल दिया गया है यानी टोटल जो सैंपल दिया गया है
उसमें 60% जो है अभी तक में हमने देखा कि डी वाला है। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या बच जाएंगे, रिमेनिंग जो बच जाएंगे तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, प्योर हमको डी वाला 60% दिखा रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 100 माइनस 60 यानी क्या हो जाएगा बेटा 40% ये क्या हो गया 40% रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर 100 टोटल था, 60 उसमें डी फॉर्म आ गया, 40% हमको रेसमिक मिक्सचर बन गया मिला। ठीक है, इस 40% रेसमिक मिक्सचर बना, तो इस 40% की बात करोगे रेसमिक मिक्सचर में, यानी 40% में हमको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ 20% डी वाला होगा, इक्विमोलर मिक्सचर होता है रेसमिक मिक्सचर, 20% डी वाला होगा यानी प्लस फॉर्म होगा, और 20% क्या होगा बेटा, 20% एल फॉर्म यानी माइनस फॉर्म होगा, है। यानी रेसमिक मिक्सचर 40% है, तो 20% प्लस वाला और 20% माइनस वाला। ठीक है, यानी कि 20% प्लस और 20% माइनस, और ये भी क्या था 60% प्लस वाला, यानी टोटल प्लस वाला कितने हो गए, टोटल प्लस फॉर्म, तो यहां पे लिखोगे टोटल प्लस फॉर्म की बात करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 60 वो था, 60 प्लस 20 यानी 80%, और टोटल माइनस फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा 20%, यानी टोटल माइनस फॉर्म क्या हो जाएगा यहां पे 20%। यानी कहने का मतलब कि इस जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें 80% हमारा क्या है, 80% प्लस फॉर्म वाला है और रिमेनिंग 20% माइनस वाला, 80% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 20% लीवोरोटेटरी। तो कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, यानी इनेंशियोमेरिक एक्सेस एक प्योर का दिया रहेगा प्लस दोनों इनेंशियोमर का दिया रहेगा, तो उससे हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल देंगे कि प्योर कितना परसेंट है। अब जो रिमेनिंग बचा 100 में, यानी 60% आया, उसको 100 से माइनस करेंगे, यानी 40% हमको क्या मिला, 40% में दोनों होंगे, प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा। ठीक है, इनेंशियोमेरिक यानी रेसमिक मिक्सचर हुआ, अब 40% है तो इक्विमोलर मिक्सचर यानी 20% प्लस वाला तो 20% माइनस वाला, ऑलरेडी ये प्लस वाला 60% था, 20% हमको रेसमिक मिक्सचर से मिला, तो ये मिलकर 80% हो गया, और 20% हमारा क्या हो गया, माइनस फॉर्म वाला हो गया। तो यही क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, कह रहा व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ ए सैंपल हैविंग ऑब्जर्व इतना, और सैंपल का दिया है ऑब्जर्व इतना है और प्योर का इतना दिया हुआ है, तो कर दो। इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, करना ये है कि देखो यहाँ पे ऑप्टिकल प्योरिटी की फॉर्मूला लिख दो, ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हो जाएगी, अल्फा ऑब्जर्व अपॉन अल्फा किसका, प्योर का, प्योर का अल्फा ऑब्जर्व कितना है बेटा +90, और ये क्या है +120, प्लस से कोई वो नहीं है। ठीक है, यानी 9/12 इंटू 100, यहां पे 100 भी होता है, ये ध्यान देना। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 75%, करके देख लेना। ये 75% आया, यानी कि हमको देखो ये जो था प्लस वाला फॉर्म, यानी प्लस फॉर्म हमको 75% मिल गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो रिमेनिंग जो है रिमेनिंग क्या हो गया बेटा
100 माइनस 75 यानी 25%। रिमेनिंग हमको 25% बचा, यानी रिमेनिंग क्या है, दिस इज द रेशमिक मिक्सचर। दिस इज द रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर 25% बचा, यानी इसमें क्या होगा, 12.5% प्लस फॉर्म होगा और 12.5% माइनस फॉर्म होगा। तो 12.5% हमको क्या मिला, प्लस वाला, और 12.5% माइनस वाला फॉर्म मिला, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। अब हमको प्लस फॉर्म वाला यहां पे मिला था 75%, तो प्लस वाला कितना हो जाएगा, 75 प्लस 12.5, यानी कि टोटल प्लस फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पे लिखोगे टोटल प्लस फॉर्म जो होगा इनेंशियोमर वाला, वो क्या हो जाएगा, 75 प्लस 12.5, दैट इज, ये क्या हो जाएगा बेटा, 87.5%। और रिमेनिंग जो बचा 12.5%, और माइनस फॉर्म वाला क्या बच जाएगा बेटा, माइनस फॉर्म जो है वो हमको मिल जाएगा 12.5%। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डी फॉर्म कितना होगा, यानी प्लस फॉर्म कितना होगा, एल फॉर्म कितना होगा, यानी माइनस फॉर्म कितना होगा। इस तरह से हम, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर, ठीक है, whose रोटेशन इज 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इज 20 डिग्री। यानी कि यहाँ भी वही पूछ रहा है कि प्लस और माइनस जो एनेंशियोमर हैं उनका परसेंटेज क्या है, यानी कंपोजिशन क्या है, जबकि हमको मिक्सचर का दिया हुआ है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर रोटेशन, यानी मिक्सचर का रोटेशन दिया है 10 डिग्री और प्योर का दिया हुआ है 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे बेटा, एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी निकालेंगे। ऑप्टिकल प्योरिटी निकालोगे तो अल्फा ऑब्जर्व अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा प्योर का, ठीक है, अल्फा प्योर का इंटू 100, ठीक है, यानी लिख दो यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा, प्योर का क्या दिया हुआ है 20, तो ये 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा 50, यानी प्लस माइनस 50 आया, माइनस 50%। अब रिमेनिंग कितने बच गए 50%, तो रिमेनिंग हमको मिला 100 में से 50 घटा दो, यानी कितना 50%। ये क्या हो जाएंगे बेटा, रेशमिक मिक्सचर, और रिमेनिंग 50% रेशमिक मिक्सचर वाला। अब इस 50 में से देखो तो 20 रेशमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25%, अगर प्लस होगा तो 25% क्या होगा बेटा माइनस फॉर्म होगा। 25% प्लस 25% माइनस फॉर्म, यानी कि हमको माइनस वाला ये मिला था, तो टोटल माइनस फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल माइनस फॉर्म एनेंशियोमर का, यानी ये 25 और 50 यानी 75%, एंड टोटल प्लस फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा
25%। ये ऐड कर दिए 75 एंड नाउ दिस 25 हमारा प्लस वाला। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास मिलता है तो। नाउ देखो बेटा, अब हमने बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी कि हमने कायरल सेंटर को देखा था। तो क्वेश्चन है क्या कि क्या कार्बन पे ही कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, कि कार्बन के अलावा अदर एटम पे भी अगर 4 ग्रुप डिफरेंट है वहां पर भी होगा? तो आंसर होगा यस, वहां पर भी होगा अदर देन कार्बन एटम। यदि अदर देन कार्बन एटम के अलावा भी क्या हो रहा है, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। और क्या है वो कायरल सेंटर पे क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp2 होगा तो वहां पे नहीं होगा बेटा, यानी sp3 हाइब्रिडाइज एटम विदाउट कार्बन सेंटर। कोई जरूरी नहीं कि कार्बन पे होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कार्बन के अलावा भी अगर एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज है और चारों ग्रुप डिफरेंट है, वहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो यहां नोट लिखोगे, यहां लिखोगे sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज एटम other than carbon can be optically active। हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है क्या कि हमारे पास क्या हो, कार्बन का ही। जैसे एग्जांपल देखो, यदि मान लो सिलिकॉन है, R1 R2 R3 एंड R4 ग्रुप जुड़ा हुआ, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, उसी तरह मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, R1 R2 R3 R4, ये प्लस चार्ज आ गया क्योंकि 4 बॉन्ड वाला लिया। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, नाइट्रोजन चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी शो करेगा। उसी तरह मान लो यहाँ पे थर्ड की बात करो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन R1 R2 R3, ये भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक ऑक्सीजन, 4 R ग्रुप डिफरेंट है, यानी 3 R ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह मान लो फोर्थ में हमारा क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस है R1 R2 R3 R4, तो ये भी शो करेगा। ठीक है, यानी कि ये भी क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, मान लो ये है 6 में, 5 में फास्फोरस ही है, R1 R2 R3 और एक लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर होने के कारण भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लोन पेयर क्या है, डिफरेंट है, इस ग्रुप से डिफरेंट है, तो भी ये शो करेगा बेटा। 6 मान लो हमारे पास ये है R1 S डबल बॉन्ड लोन पेयर R2, ये भी शो करेगा। कार्बन के सल्फर पे क्या है, सल्फर की बात करोगे तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, 1 2 3 4 sp3 यानी 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर
sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये भी क्या करेगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बिकॉज दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज। सल्फर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, R1 R2 ग्रुप और सल्फर और एक लोन पेयर, चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये सब हैं क्या, अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा भी ये सब ग्रुप होने के बावजूद ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ते जाएगा चीजें और उसमें इंक्लूड होते जाएंगी और ये आगे जब जाओगे तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा कि सर ने ये पढ़ाया था, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो सारा चीजें इनका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो ठीक है, उसी को हम देखेंगे क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसको हम कंसिडर करेंगे पहले। तो हेडिंग डालोगे क्या, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, हेडिंग पड़ेगा स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। यानी स्टीरियो सेलेक्टिव की बात करो बेटा, नाम से ही दिख रहा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रोल है यहाँ पे। स्टीरियो सेलेक्टिव, जैसे तुम हो सिलेक्टिविटी करते हो, यानी किसी भी चीज को खाने में भी तुमको सिलेक्ट करोगे कि हमको ये अच्छा खाना है। ठीक है, पहनने में भी कोई लोग सिलेक्टिव होते हैं, कुछ लोग खेल कूद में सिलेक्टिव होते हैं कि क्रिकेट ही खेलेंगे, बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। तो उसी तरह यहाँ भी ये रिएक्शन के कंसेप्ट में भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, यानी कहता क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मे और मे नॉट बी स्टीरियो आइसोमर, ध्यान से सुनो, in which reactant may or may not be stereoisomer, but after reaction with the particular reagent, the product always stereoisomer। यानी कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करेगा। हमारा जो ये है मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो स्टीरियोआइसोमर हो या ना हो, बट जो प्रोडक्ट होगा वो स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। हम आएंगे स्टीरियो सेलेक्टिव पे। स्टीरियो सेलेक्टिव की बात करोगे, हाँ ठीक है बेटा, यही होगा कि स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब कि सिलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट करना, इसमें क्या है कि हमारा जो रिएक्टेंट है मे और मे नॉट बी स्टीरियो आइसोमर। जो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम अगर ऐसे देखें, यानी कि रिएक्शन में होगा क्या, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, और ये क्या बना देगा बेटा, प्रोडक्ट। और इस सबस्ट्रेट को ही रिएक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। तो वह रिएक्शन, ध्यान से सुनो बेटा, वह रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट स्टीरियो आइसोमर हो या ना हो, बट रीजेंट से रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज स्टीरियो आइसोमर होगा।
तो दिस इज नोन एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हमारा जो प्रोडक्ट जो होगा वो स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, या तो सिस ट्रांस शो करे या इजेड शो करे। ठीक है, यानी कि स्टीरियो आइसोमर ये शो करेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। और कह रहा है कि अगर इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट का अमाउंट अगर किसी एक से ज्यादा यानी एक दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक जो हो रहा है 99% बन रहा है, एक जो है 1% बन रहा है, उस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव है। मान लो सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन हुआ, सिस हमको मिला 98%, ट्रांस हमको मिला 2%, यानी दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। यानी 98% हमको सिस प्रोडक्ट मिल रहा है और 2% हमको क्या मिल रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। और यदि मान लो दोनों 50-50% मिल रहा है तो रिएक्शन इज वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव। दोनों का अमाउंट लगभग सेम आ रहा है तो स्टीरियो सेलेक्टिव बहुत ही कम है वो रिएक्शन। तो इसमें लिख सकते हो देखो स्टीरियो देखो यहां पे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आर दोज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आर दोज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आर दोज in which reactant may or may not be a stereoisomer as isomer, but product is a stereo isomer। ठीक है, products is a stereo isomer। products लिखते हैं, products are stereo isomers। ठीक है, आउट ऑफ टू प्रोडक्ट, ठीक है, if out of two product one is predominant over other, out of two product one is predominant over other, then reaction is said to be highly stereoselective, however if two product are in equal amount then reaction is said to be weakly stereoselective,
सेलेक्टिव। वो क्या होगा, वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। यानी कि कहने का मतलब कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, मे और मे नॉट बी स्टीरियो आइसोमर, बट आफ्टर रिएक्शन द प्रोडक्ट क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर होगा। और क्या होगा, आउट ऑफ टू प्रोडक्ट इफ वन इज प्रीडोमिनेंट ओवर अदर, एक जो है प्रोडक्ट वो ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है कंपेयर टू दूसरे से, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। और यदि इक्वल अमाउंट में बन रहा है 50-50 रेशियो में, तो उसको बोलेंगे वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हम रिएक्शन कराते हैं एक, देखो बेटा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। ठीक है बेटा, इसका IUPAC नेम लिखोगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। ठीक है, 1 2 पे है ब्यूट टू आइन। इस ब्यूट टू आइन का रिएक्शन हम कराते हैं H2 प्लस PD पॉइजन, बेरियम सल्फेट होगा। ठीक है, इस रीजेंट को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार साइंटिस्ट थे, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। एक्चुअल में दिस इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दोनों सेम साइड से, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा। यानी यहाँ पे बात करोगे तो सिस बनेगा हमको एक्सक्लूसिवली, यानी CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 ये बना। और देखो यही लिखा, डबल बॉन्ड हम ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड किए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए सिस फॉर्म में। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजनेशन सिस मैनर में करता है, वेयर इज, ठीक है, यानी कि यहां पे बात करोगे तो जो सिस मिला हमको वो अप्रोक्सीमेट 99% हमको, यानी 99.9% सिस प्रोडक्ट मिला। तो देखो अगर इसी का रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है, इसी का अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा सोडियम, ठीक है, इन लिक्विड अमोनिया इथेनॉल, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंड इथेनॉल सॉल्वेंट, तो इस कंडीशन में हमको मिलता है ट्रांस एल्कीन। इस कंडीशन में हमको मिलता है ये डबल बॉन्ड, ये हो गया, दिस इज CH3 एंड हियर CH3, हियर H और हियर H। तो यहां पे हमको मिला क्या बेटा, ट्रांस एल्कीन मिला, यहां पे हमको सिस एल्कीन मिला, यानी यहां पे देखोगे तो सिस ब्यूट टू इन, यहां पे हमको जो मिला वो क्या मिला बेटा, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो देखो यहां 99.9% हमको ट्रांस मिला और यहां पे हमको सिस मिला, और सिस और ट्रांस क्या होते हैं, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होते हैं। तो सिस एंड ट्रांस क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होते हैं, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, डाइस्टीरियोमर। तो सिस एंड ट्रांस एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होता है। तो देखो यहां पे हमने बोला क्या कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस आर दोज
इन विच रिएक्टेंट मे और मे नॉट बी स्टीरियोआइसोमर, यहां पे कोई स्टीरियोआइसोमर नहीं है रिएक्टेंट का। दिस इज द रिएक्टेंट, ब्यूट-2-ईन इज क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द रीजेंट, एंड दिस इज द रीजेंट, ठीक है, ये भी रीजेंट ही है बेटा। और इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और इस रिडक्शन प्रोसेस को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च भी साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट थे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो कह रहा है वही डिफिनीशन देखो और इसको देखो, मैच कराओ, दोनों एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। कह रहा है कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आर दोज इन विच रिएक्टेंट मे और मे नॉट बी स्टीरियोआइसोमर। ये स्टीरियोआइसोमर नहीं है, इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं है, एल्काइन है, कोई स्टीरियोआइसोमरिज्म नहीं है, बट प्रोडक्ट आर स्टीरियोआइसोमर, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। if out of two product one is predominant over the other, the reaction is said to be highly stereoselective। यहां सिस भी बनता है, ट्रांस भी बनता है। ट्रांस निग्लिजिबल होता है, उसका कोई अमाउंट नहीं होता है। 99.9% सिस बनता है, 1% ट्रांस बनता है, 0.1% ट्रांस बनता है, उसको हमने नहीं लिखा है। इस कंडीशन में यानी लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करोगे इस एल्काइन का रिडक्शन करने में, यानी एडिशन करने में हाइड्रोजन का, तो वहां पे सिस प्रोडक्ट इज द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। 99.9% हमको सिस मिलता है। यहां पे अगर बर्च रिडक्शन कराओगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का यूज करोगे, तो हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है 99.9% हमको, या 100% हमको ओनली ट्रांस प्रोडक्ट। तो दिस कंपाउंड यानी दिस reagent is not a stereoisomer, but after reaction its product is a stereoisomer, that is cis and trans, and cis and trans are diastereomer to each other। उसी तरह E और Z एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होते हैं। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज स्टीरियोआइसोमर। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है किसी रिएक्शन में, एक जो है प्रीडोमिनेंट है, 99% है, 98% है, 80% है, तो दैट रिएक्शन इज साइड टू बी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एंड इफ द प्रोडक्ट इज इन इक्वल अमाउंट, या 50-45 का रेशियो, 60-40 का रेशियो, देन प्रोडक्ट इज साइड टू बी वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन या रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, दोनों सेम होता है। यानी दिमाग में क्या बैठाना है, रिएक्टेंट मे बी और मे नॉट बी स्टीरियोआइसोमर, बट द प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी स्टीरियोआइसोमर। एंड आउट ऑफ टू प्रोडक्ट, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80% बना, एक 20% बना, तो दैट इज द स्टीरियो सेलेक्टिव। एक कह रहा है कि 60% और एक कह रहा है 40%, वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। एक कह रहा है कि 95% सिस बन रहा है, 2% ट्रांस बन रहा है, यानी 5% ट्रांस बन रहा है, वीकली हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। ये जब जाओगे 12th में तो तुमको मिलेगा कि कौन रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है, कौन रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। और कोई कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों शो करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्टीरियो सेलेक्टिव हुआ ये। अब हम देखेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है।
नेक्स्ट है क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक, और इसी को बोलते हैं रेजियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी सेंसिटिविटी, अगर नॉर्मल लाइफ में बात करो स्पेसिफिक है, ठीक है, किसी के प्रति, यानी कोई भी अगर तुम सेलेक्टिव हो यानी सेलेक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक है, उस सेलेक्टिव में से क्या है, स्पेसिफिक चीज़ों को हम उठा रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक और रेजियो स्पेसिफिक है क्या, इसमें क्या हो, रिएक्टेंट जो होगा स्टीरियो आइसोमर होगा, रिएक्टेंट जो होगा स्टीरियो आइसोमर होगा, बट आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या था बेटा, वहां रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में रिएक्टेंट इज स्टीरियो आइसोमर बट आफ्टर रिएक्शन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर बात करोगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, लिखोगे यहां पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर दोज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर दोज in which reactants are stereoisomer is reactant are stereoisomer and each stereoisomeric reactant give different product, give different stereoisomeric product, stereoisomeric product। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो खुद स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है, और इच स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, यानी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट होगा। यानी कहने का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो स्पेसिफिक सिंपल वे में बेटा अगर बात करेंगे यानी स्पेसिफिक पाथवे होगा रिएक्शन का, एक ही पाथवे होगा रिएक्शन का, उसका कोई अल्टरनेटिव पाथवे नहीं होगा, उसी को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तुम्हारे लिए स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, एक ही रास्ता है, पढ़ना है तो पढ़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई डायरेक्शनल चीजें नहीं है तुम्हारे लिए अभी इस टाइम, स्पेसिफिक चीजें हैं, यानी तुमको अपने टारगेट पे फोकस्ड होना है, दैट इज द स्पेसिफिक, कि नीट क्वालिफाई करना है, जेई क्वालिफाई करना है, वो स्पेसिफिक टारगेट दिख रहा है, उसी एक लीनियर लाइन पे हमको चल के आगे बढ़ना है। सिमिलर यहां भी है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर स्टीरियो आइसोमर but react differently to give different stereoisomeric product। यानी अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट टू एल्कीन, ठीक है, एडिशन ऑफ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 टू एल्कीन, ठीक है बेटा।
अगर हम एक बात करें सिस एल्कीन की, सिस एल्कीन का कंसेप्ट लें, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये H ये H, ऐसे लिखते हैं बेटा, C C CH3 H CH3 H, ये क्या है बेटा, सिस ब्यूट टूइन, दिस इज द सिस ब्यूट टूइन। इस सिस ब्यूट टूइन का रिएक्शन किससे कराएंगे, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तो अभी आपको याद कर लो, क्योंकि जब आप जाओगे किसमें, एल्कीन चैप्टर में, तो आपको इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम देखेंगे। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 करता क्या है कि OH ग्रुप को ऐड करता है, डबल बॉन्ड को हटाता है और OH ग्रुप को ऐड करता है फ्रॉम द सेम साइड। किधर से बेटा, सेम साइड से दो OH ग्रुप को एक एक कार्बन पे ऐड करेगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसका काम है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। यानी कोल्ड कंडीशन में बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 लिए हो, उस कंडीशन में ये OH को जोड़ता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम साइड से, यानी सिन एडिशन इसको बोलते हैं। सिन एडिशन बोलते हैं। सिन क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो इस एल्कीन चैप्टर का पार्ट है। हमको यहाँ केवल स्टीरियो स्पेसिफिक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। क्यों कैसे का आंसर हम इस एल्कीन वाले चैप्टर में देंगे, यहाँ हम स्टीरियो स्पेसिफिक के रिस्पेक्ट में आपसे बात करेंगे। तो आप अभी के लिए याद कर लो कि एल्कीन का रिएक्शन KMnO4 से कोल्ड एल्कलाइन, दिस इज द कंडीशन, ये चेंज तो इसका वर्क भी चेंज। ये कोल्ड एल्कलाइन चेंज, अगर यहां हॉट एल्कलाइन आ गया तो ये इसका काम भी चेंज हो जाएगा, कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये ध्यान देना है, एडिशन ऑफ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 टू एल्कीन एड 2 OH ग्रुप अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रॉम सिस पोजीशन। सिस पोजीशन से ऐड करता है, यानी कि दोनों OH ग्रुप सेम साइड जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, ठीक है। यहां पे रिएक्शन कराएंगे किसका, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तो व्हाट इज द फंक्शन है, ऐड OH ग्रुप across कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय सेम साइड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सिन एडिशन। सिन एडिशन। तो ऐड OH ग्रुप अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय सेम साइड, ऑन सेम साइड, बाई सेम साइड नहीं, ऑन सेम साइड, दैट इज नोन एज सिन एडिशन। सिंपल टर्म की अगर बात करोगे तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो देखो यानी दोनों OH ग्रुप क्या है, सेम साइड ऐड कर रहा है, यानी हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो देखो क्या मिलेगा, ये CH3, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे समझो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन ये सिंगल बॉन्ड में दो OH ग्रुप क्या होगा, सेम साइड से ऐड होगा, यानी सेम साइड से ऐड कर दो। अब इसी कार्बन में क्या है, CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप को यहां लिख दो, H को यहां लिख दो, और ये CH3 को यहां लिख दो, और ये H को यहां लिख दो। तो बना क्या, सिस था, हमको ये जो कंपाउंड मिला वो क्या बना बेटा, दिस इज द मीजो कंपाउंड। याद करो, दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दो कायरल सेंटर है
और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये देखो यहाँ पे दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये मीजो कंपाउंड है, दिस इज द मीजो कंपाउंड। तो हमारा रिएक्टेंट भी क्या है? स्टीरियो आइसोमर है, सिस फॉर्म से सिन एल एडिशन कराए KMnO4 से, तो मीजो कंपाउंड बना। यानी इसको कैसे तुम याद करोगे? तो देखो बेटा, सी यानी इसको हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे इसको इजी वे में हैंडल करोगे। तो मान लो ये प्लस साइन, यानी दोनों OH ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप सिस पोजीशन प्लस साइड में है। ये भी क्या, दोनों एक सेम साइड ऐड करता है, तो ये भी प्लस साइन। तो प्लस प्लस जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा, यानी कि यहाँ पे OH ग्रुप क्या होगा? सेम साइड होगा, यानी ये भी प्लस। मतलब प्लस हम नोटेशन ऑप्टिकल के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ये आपको समझने के लिए मैं यूज किया हूं, ताकि आपको इजी वे में क्या हो जाए। यानी हमारा जो सिस होगा, दोनों OH ग्रुप, दोनों H ग्रुप या मिथाइल ग्रुप सेम साइड, यानी प्लस साइन है। ये भी कह रहा है कि ये कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 दोनों OH ग्रुप सेम साइड जोड़ता है, यानी ये भी प्लस फॉर्म में मान लो। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें दोनों OH ग्रुप भी क्या होंगे? सेम साइड होंगे, वो भी प्लस होगा। तो सिस, दिस इज द स्टीरियो, दिस इज द आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और हमको मीजो कंपाउंड मिल गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ अगर हम मूव करें नेक्स्ट सेगमेंट में, अगर हम इसी का ट्रांसफॉर्म वाला ले लें, ट्रांसफॉर्म वाला ले ले, यानी सिस लिए तो क्या बना? अब देखो, अगर हम ट्रांस लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम ट्रांस का यूज कर देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 एंड CH3 H। ये क्या हो बेटा? ट्रांस ब्यूटीन है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो देखो यहां पे क्या बन रहा है बेटा? हमने यहां लिख दिया। अब देखो यहां पे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसब्यूटीन है, यहां पे ये सिन एडिशन देता है, तो यहां पे इसका तो काम सेम है, सिन एडिशन है ये, यानी कि सिन एडिशन देगा। सिन एडिशन है, और ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये माइनस फॉर्म में है, ये प्लस फॉर्म में है। ये माइनस फॉर्म में है और ये प्लस फॉर्म में है, यानी कि प्लस और माइनस को जोड़ोगे तो माइनस आएगा। यानी इस कंडीशन में हमको जो दो OH ग्रुप ऐड होगा वो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आएंगे। तुम ऐसे कर लो, यानी ये OH H, तो यहाँ H, यहाँ H, CH3 प्लस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस आएगा। यानी माइनस का मतलब कि दोनों जो OH ग्रुप होंगे वो एक दूसरे क्या होंगे? एंटी पोजीशन पे होंगे। वो कैसे हो रहे हैं? हम तो करेंगे सिन एडिशन कर रहा है, बट ये एंटी कैसे हो जा रहे हैं उसका भी कंसेप्ट होने के बाद ये रोटेट कर जाता है। वो आएगा जब एग्जाम्पल तो मैं बताऊंगा वहां पे, एल्कीन चैप्टर जब आएगा ऐसे कैसे होता है। तो होने के बाद दोनों सेम साइड ऐड होते हैं, बट हमको क्या ट्रांस बनना है, यानी इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रोटेट कर जाते हैं। यानी अगर ये बना तो देखो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है। अगर इसका मिरर इमेज ले लो तो मिरर इमेज ले रहे हो तो हमको क्या मिल जाएगा? इधर OH, यहाँ H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे भी CH3।
ये क्या है बेटा, ये इनेंशियोमर हैं। ये देखो यहाँ पे ये डी फॉर्म होगा तो ये एल फॉर्म होगा, या ये एल फॉर्म होगा तो डी फॉर्म होगा। तो दिस इज द इनेंशियोमर। व्हाट इज दिस? दिस इज इनेंशियोमर। तो देखो इनका जो पाथवे है, इस रीजेंट का पाथवे सिन एडिशन है, यानी स्पेसिफिक है। एक ही अब रास्ता है इनका रिएक्शन का, ये सिन के अलावा ट्रांस रिएक्शन नहीं करेंगे, सिन एडिशन करेंगे। सिन एडिशन OH का किए, और देखो जब सिस लिए तो हमको मीजो कंपाउंड मिला, जब ट्रांस लिए तो हमको इनेंशियोमर मिला। तो दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिक, दिस इज स्टीरियोआइसोमर, दिस इज आल्सो स्टीरियोआइसोमर। क्या है? सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक, बट प्रोडक्ट आर आल्सो स्टीरियोआइसोमर। मीजो कंपाउंड हियर एनेंशियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये है स्टीरियो स्पेसिफिक का ब्यूटी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों स्टीरियोआइसोमर शो करेंगे, लेकिन उनका वे ऑफ रिएक्शन सिस वाला का देखोगे तो मीजो कंपाउंड दिया, और यदि ट्रांस वालों को देखोगे तो एनेंशियोमर दिया। ये डिपेंड किस पर कर रहा है बेटा? इस रीजेंट पे। अगर रीजेंट को चेंज कर दोगे तो बिहेवियर भी प्रोडक्ट का चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे कोई एंटी एडिशन वाला रीजेंट ले लो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसको भी हम देखेंगे अभी कि एंटी वाला अगर लेते हैं उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ Br2 to एल्कीन। ठीक है बेटा? एडिशन ऑफ Br2 to एल्कीन, एल्कीन के से रिएक्शन कराएंगे Br2 का। ठीक है? यानी कि अगर मान लो हमारे पास सिस एल्कीन है, जो लिया था मैं पिछले एग्जाम्पल में सिस ब्यूटीन। अब देखो यहाँ पे Br2 लिया, रिएक्शन कराते हैं CCl4 सॉल्वेंट में। Br2 की बात करोगे बेटा, ये एंटी एडिशन करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐड Br एंटी एडिशन ऑफ 2 Br एटम अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है? एंटी एडिशन ऑफ 2 Br एटम अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये एंटी एडिशन करता है। एंटी एडिशन वहां पे देखते थे क्या? सिन एडिशन, यानी दोनों OH ग्रुप क्या था? सेम साइड। ये दोनों Br जो है वो अपोजिट साइड, इसका स्पेसिफिक वे है अपोजिट साइड। अब देखो बेटा, सिस फॉर्म में है, ये प्लस फॉर्म में है, और ये माइनस फॉर्म में है, यानी एंटी, एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए हमने माइनस। हम ये आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको केवल और केवल समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको इजी वे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीट में, जेई में, हर में पूछा गया है कि सिस का Br2 से एडिशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस का रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं करोगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके बेटा? यानी कि ये प्लस माइनस को ऐड करने का मतलब माइनस आता है, यानी यहां पे जो होगा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ,
और दो Br क्या जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। एंटी एडिशन है ये, प्लस माइनस, तो माइनस वाला प्रीफर करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, ये CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब देखो ये क्या है, ये दो कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इसका मिरर इमेज अगर तुम ड्रॉ करते हो तो ये क्या बन जाएंगे, ये मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो कार्बन CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो दिस इज इनेंशियोमर। ये मान लो D फॉर्म में है तो ये L फॉर्म में होगा, या ये D होगा तो ये L होगा। ये तो पोलारीमीटर का काम है, ऑप्टिकल रोटेशन का काम है कि वो किधर रोटेट कर रहा है। हम इसको भी D मान सकते हैं, इसको भी L मान सकते हैं, इसको भी D मान सकते हो, इसको भी L मान सकते हो। यानी हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कौन D है कौन L है, ये काम किसका है, इंस्ट्रूमेंट का काम है। यानी कि ये क्या है बेटा, इनेंशियोमर। तो याद करो सिन एडिशन था, सिस का सिन एडिशन था तो मीजो कंपाउंड बन रहा था, बट यहां पे एंटी एडिशन है Br2 का, तो हमको क्या मिल रहा है, इनेंशियोमर। अगर इसी का सेकंड वर्जन लो, ट्रांसफॉर्म लो, तो ट्रांसफॉर्म को लेते हो, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्म को लेते हो, यानी कि बात करें हम ट्रांसफॉर्म की तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 H एंड दिस H, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा, Br2 से। CCl4 सॉल्यूशन में, तो ये भी दोनों अपोजिट साइड है, प्लस माइनस के फॉर्म में अगर लिखो, दोनों अपोजिट साइड हैं, और ये भी क्या देता है, एंटी एडिशन, अभी लिखा था एंटी एडिशन करता है। यानी ये भी माइनस 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 जोड़ दो, प्लस, यानी हमारा जो प्रोडक्ट में Br आएगा वो दोनों सेम साइड आएंगे, यानी प्लस आएंगे, यानी क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से ये वाला। अब सिंगल बॉन्ड हुआ, दोनों Br सेम साइड आ जाएंगे, दोनों Br सेम साइड आ जाएंगे, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, और दिस इज CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज मीजो कंपाउंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सुपर इम्पोज है, यानी यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और दिस इज अ मीजो कंपाउंड, यानी यहाँ पे हमको क्या मिला बेटा, मीजो कंपाउंड। तो दोनों डिफरेंट हो गए, सिस से हमको इनेंशियोमर मिला जब एंटी एडिशन कराए, तो ट्रांस से हमको मीजो कंपाउंड मिला जब सिस कराओगे, सिन कराओगे एडिशन, तो इससे हमको मीजो मिलेगा और इससे हमको इनेंशियोमर मिलेगा। तो ये है होल अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और नोटेशन देखेंगे, कैसे नोटेशन करते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। आपको हमने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बताया, और दूसरा हमने स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक, जैसे जैसे हमारा सीरीज बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्म मिलेंगे आपको कि विच रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड विच इज स्टीरियो सेलेक्टिव। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, इसको सबसे पहले बताया, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको ये मिलेंगे सब, ठीक है बेटा। आप इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से कंसेप्ट बनाइए, अच्छे से इसको सॉल्व करिए प्रॉब्लम, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बेटा।